अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन क्या होता है। तो देखो, मैं कुछ एग्जांपल से आपको बताता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट एग्जांपल आप फैन का लेंगे, है ना। जब भी मैं आपको कुछ चीज़ें एक्सप्लेन करूँगा तो फैन वाला एग्जांपल, पंखे वाला एग्जांपल आप सबसे पहले दिमाग में लेकर के आएंगे। ठीक है, अगर आपने पंखे वाला एग्जांपल दिमाग में लेकर के आए तो आपकी बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, ठीक है। अब देखो, आप ये देखो कि जब पंखा घूम रहा है, ठीक है, और जब आपने इसको ऑन किया, यानी अगर ये पहले ऑफ था, ऑफ करने के बाद इसको आपने क्या किया, ऑन किया, और जब ऑन किया तो धीरे धीरे करके स्टार्ट होता है, इसकी स्पीड धीरे धीरे करके इंक्रीज होती है। तो आप इस वाले पार्टिकल को देखो, यहाँ पे अगर आपने कोई कुछ चीज़ बांध दी, अगर आपने यहाँ पर एक पेपर की बॉल बना के यहाँ पे टेप से चिपका दी है, ठीक है, तो उसकी स्पीड कैसे होगी, उसकी पहले टेंजेंशियल स्पीड मान लीजिए यहाँ पर शुरुआत में, अगर वो पार्टिकल छूट के गिर जाता तो मान लीजिए उसकी 10 की स्पीड होती। थोड़ी देर बाद जब उसकी स्पीड बढ़ गई पंखे की, तो हो सकता है उसकी स्पीड 20 हो गई हो, है ना। टेंजेंशियल स्पीड की बात कर रहा हूँ मैं। और टेंजेंशियल स्पीड को कैसे पहचानोगे आप, ऐसे पहचानोगे कि अगर वो पार्टिकल वहां से छूट के गिर जाता है तो किस स्पीड से गिरेगा। भाई वो पंखा धीरे था तो 10 की स्पीड से वो छूट के गिरेगा, अगर वो पंखा तेज था तो 20 की स्पीड से छूट के गिरेगा, अगर वो पंखे की स्पीड और ज़्यादा तेज हो गई तो ये अगर यहाँ से पार्टिकल छूट के गिरेगा तो कितनी स्पीड से गिरेगा, वो 30 की स्पीड से गिरेगा। ये मैं एग्जांपल्स ले रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब ये जो स्पीड में चेंज आ रहे हैं, ये कौन सी स्पीड में चेंज आ रहे हैं, ये हमारे पास टेंजेंशियल स्पीड में चेंज आ रहे हैं। यानी कि ये बात आप समझ चुके हो। अब ध्यान से मैं इस बात को समराइज करके लिखवा रहा हूँ कि अगर अगर इस वाली चीज को देखो, ऊपर वाली एग्जांपल को नोट डाउन मत करना, बस इसको मैं बता रहा हूँ, उसको नोट डाउन आप कर लेना। ऊपर वाली चीज तो बस समझने के लिए थी कि भाई अगर टेंजेंशियल स्पीड बढ़ती है तो इसका मतलब ये है कि वो एक नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब ये है कि तो टेंजेंशियल स्पीड जो है वो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कैसे हुई। देखो, टेंजेंशियल स्पीड बढ़ने से मैं एक डायग्राम बना के बताता हूँ कि भाई अगर डायग्राम हमारे पास ऐसे करके है, मैंने आपसे क्या बोला कि अगर इसकी ओमेगा होता है तो ओमेगा तो ऊपर की साइड होगा, यानी प्लस जे कैप में होगा। लेकिन अगर मैं टेंजेंशियल वेलोसिटी की बात करूं तो ये तो रेडियस हो गई, और रेडियस के परपेंडिकुलर ये टेंजेंशियल वेलोसिटी हो गई। ठीक है, अब आप ये देखो कि जब इसकी ये वाली स्पीड बढ़ रही है, मैंने ऊपर एग्जांपल लिया आपसे कि स्पीड 10 थी, 20 हुई, 30 हुई, जैसे फैन हमारा स्पीड बढ़ाता है शुरुआत में, तो उस टाइम उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है। भाई जब किसी चीज़ की स्पीड इंक्रीज होती है तो वो नॉन यूनिफॉर्म ही तो होता है। भाई अगर किसी चीज़ की स्पीड कांस्टेंट है तो वो यूनिफॉर्म मोशन हो जाता, इसकी स्पीड चेंज हो रही है तो कैसा मोशन हो गया, नॉन यूनिफॉर्म मोशन हो गया, सीधी सी बात है। ठीक है, और ये बात आपको पता है कि अगर नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है ना, यहाँ से आपको ये बात पता है कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन कभी भी होते हैं तो या तो स्पीड अप होगी या स्पीड डाउन होगी। ठीक है, तो मैं आपको ये बता दूं, थोड़ा सा और बढ़िया से लिख लेते हैं इसको, कि अगर हमारे पास ऐसे करके ये इसकी ओमेगा था, ये इसकी टेंजेंशियल स्पीड थी, पहले ऐसे थी, फिर स्पीड बढ़ गई, है ना। तो ये मान लीजिए पहले 10 की स्पीड थी, फिर इसकी स्पीड 20 की हो गई, इंक्रीज हो गई स्पीड। तो इस केस में तो मोशन कैसा हुआ, मोशन हुआ नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर
मोशन, ठीक है। और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में ही आप क्या समझ रहे हैं कि हमारे पास जो वेलोसिटी है कौन सी, टेंजेंशियल वाली, और वैसे भी टेंजेंशियल वेलोसिटी को हम v से शो करते हैं यहाँ पर, ठीक है। टेंजेंशियल वेलोसिटी को हम v से शो करते हैं, तो v हमारे पास क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। और एक बात बताओ कि जब v इंक्रीज हो रही है तो इस v इंक्रीज को हम क्या कहेंगे, स्पीड अप, स्पीड अप वाला केस कहेंगे, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब मुझे एक बात और बताओ कि अगर किसी चीज़ की वेलोसिटी, किसी चीज़ की वेलोसिटी स्पीड अप हुई है, इंक्रीज हुई है, तो मतलब एक्सेलरेशन रहा होगा कि नहीं रहा होगा। तो मतलब यहाँ पे, मतलब इन दोनों बातों को अगर मैं कंबाइन करके देखूं तो मुझे ये पता चलेगा कि यहाँ पर एक एटी रहा होगा। एटी मतलब देखो इस टाइम में जो भी बातें कर रहा हूँ वो बातें सारी की सारी इस v की कर रहा हूँ, टेंजेंशियल वेलोसिटी की कर रहा हूँ, ओमेगा की बातें ही नहीं कर रहा हूँ इस टाइम, ठीक है। ओमेगा की बातें बाद में करेंगे, फिलहाल मैं इस टाइम v के बारे में एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, ठीक है। तो अब टेंजेंट के अलोंग ये वेलोसिटी थी, ये इंक्रीज कर रही है। जब वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है तो भाई सीधी सी बात है वहाँ पे एक्सेलरेशन रहा होगा, क्योंकि चेंज इन वेलोसिटी हुई है। तो उस वेलोसिटी, उस एक्सेलरेशन को हम क्या कहेंगे, उस एक्सेलरेशन को हम कहेंगे टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, क्योंकि टेंजेंशियल वेलोसिटी के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। यानी ये हमारे पास इस v से कनेक्टेड है, ठीक है। अब आगे देखो सेकंड केसेस का। अगर हमारे पास कोई पार्टिकल है, उसका ओमेगा इधर की साइड है, ये इसकी रेडियस है, और रेडियस के परपेंडिकुलर एक वेलोसिटी है, टेंजेंट वाली वेलोसिटी। ये वेलोसिटी ये हो गई, ठीक है। ये वेलोसिटी पहले मान लीजिए, मान के चलो 30 थी, और ये फिर उसका 10 हो गई। तो क्या हुआ यहाँ पर, इसका इसका स्लो डाउन हुआ है। तो एक एक करके देखते हैं, क्या ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन है या फिर यूनिफॉर्म मोशन है। ये हमारे पास नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, क्योंकि भाई स्पीड सेम नहीं है, इसकी टेंजेंशियल स्पीड चेंज हो रही है। तो इसकी टेंजेंशियल स्पीड क्या हो रही है, कम हो रही है। टेंजेंशियल स्पीड कम होगी तो उसको हम क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे, ठीक है। और जब इसकी स्पीड कम हो रही है तो भाई कौन सा केस है, ये स्लो डाउन वाला केस है, ठीक है। स्लो डाउन वाला केस है। अब मुझे खुद एक बात बताओ, अगर वेलोसिटी इसकी कम हो रही है तो एक्सेलरेशन की वजह से तो कम हो रही होगी, हाँ ये बात अलग है, इसका एक्सेलरेशन नेगेटिव एक्सेलरेशन रहा होगा, नेगेटिव मतलब अपोजिट डायरेक्शन में रहा होगा, इसलिए स्लो डाउन हो रहा है। लेकिन एक्सेलरेशन रहा तो होगा, और एक्सेलरेशन कौन सा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं इसको बहुत जोर दे के समझा रहा हूँ कि क्योंकि इसमें बहुत सारे एक्सेलरेशन आएंगे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आएगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन आएगा। तो इसलिए ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, क्योंकि टेंजेंशियल वेलोसिटी में चेंज करवा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं, ये सब बातें जो मैंने आपको इंपॉर्टेंट बताई हैं वो सब समझते रहना, ठीक है। अब हम देखते हैं रिलेशन बिटवीन टेंजेंशियल एक्सेलरेशन एंड अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन। अब देखो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में रिलेशन होता है, ठीक है। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन में क्या रिलेशन होगा, उसके लिए हम छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं सबसे पहले। आपको ये वाली बात पता है कि जो टेंजेंट के अलोंग ये है, ये हमारे पास क्या होगी, वेलोसिटी होगी, ठीक है। और इधर की साइड ही अगर मैं इसको स्पीड अप कराना चाहता हूँ तो अपना टेंजेंशियल एक्सेलरेशन किधर लगाऊंगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी इसी टेंजेंट के अलोंग लगाऊंगा, ठीक है। और अगर मुझे अल्फा लगाना है तो अल्फा की डायरेक्शन क्या होती है, आपको ये वाली बात पता है कि अल्फा की डायरेक्शन सेंटर से ऊपर की साइड होती है, परपेंडिकुलर, ठीक है।
इस तरीके से। यहाँ पे ओमेगा की डायरेक्शन जो होती है उसी साइड हमारी अल्फा की डायरेक्शन होती है, मतलब अपोजिट भी हो सकती है लेकिन होगी इसी तरीके से, है ना। या तो ऐसे होगी ओमेगा की डायरेक्शन और अल्फा की डायरेक्शन, या फिर ऐसे करके होगी ओमेगा की या अल्फा की, ठीक है। और टेंजेंशियल वाले की कैसे होगी, टेंजेंशियल वाले की ऐसी होगी या फिर ऐसे करके होगी, टेंजेंट के अलोंग होगी, ठीक है। तो मैंने अल्फा और बी अल्फा और बी यहाँ पर दोनों बना लिए हैं, ठीक है। अब देखो ये बात हमको पता है ऑलरेडी कि अगर हमारी स्पीड वेरी कर रही है ना, स्पीड अगर हमारे पास वेरी कर रही है, कौन सी स्पीड, टेंजेंशियल स्पीड। टेंजेंशियल स्पीड वेरी, जैसे मान लीजिए हमारा पंखा हमने ऑन किया तो उसकी स्पीड बढ़ रही है, ठीक है, उसकी टेंजेंशियल स्पीड बढ़ रही है, तो स्पीड बढ़ेगी तो क्या होगा, तो वी नो, हमको एक बात पता है, हमको एक बात ये पता है कि v इक्वल्स टू ओमेगा आर होता है, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। v बराबर क्या होता है, ओमेगा आर होता है। तो भाई एक बात बताओ, जब v बढ़ रही है किसी चीज़ की तो क्या उसका ओमेगा बढ़ेगा, यस। रेडियस बढ़ेगा, नहीं, क्योंकि रेडियस तो कांस्टेंट रहेगा, ये बात आप समझते हो। आप इस रेडियस की बात करो, ये रेडियस, एक सर्कल के लिए रेडियस हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो तो v इंक्रीज हो रहा है तो ओमेगा भी इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमें ये पता चल गया कि अगर v इंक्रीज हो रहा है तो हमारे पास ओमेगा भी इंक्रीज हो रहा होगा, ठीक है। तो जब ओमेगा इंक्रीज हो रहा है तो अब हमें एक रिलेशन और पता है, एक रिलेशन क्या पता है कि अल्फा जो होता है वो डी ओमेगा बाई डी टी होता है, ठीक है। जब इसका मतलब ये कि अगर ओमेगा चेंज हो रहा है, अगर ओमेगा चेंज हो रहा है तो यानी उसके डिफरेंशिएशन करने से हमारे पास अल्फा भी आ रहा होगा। अब ये जरूरी नहीं है कि अल्फा कांस्टेंट होगा या नहीं होगा। देखो मेरी बात सुनो, कि अगर ओमेगा चेंज हो रहा है मान लीजिए, तो आप ये नहीं कह सकते कि ओमेगा अल्फा भी चेंज हो रहा होगा, है ना। इन दोनों में डायरेक्ट रिलेशन ऐसे डायरेक्टली नहीं है, इन दोनों में जो रिलेशन है वो डिफरेंशिएशन के थ्रू है। तो मतलब ये आप नहीं कह सकते, ये आप नहीं कह सकते कि ओमेगा अगर वेरी कर रहा है तो अल्फा भी वेरी करेगा, ऐसा आप नहीं कह सकते। क्यों नहीं कह सकते बताता हूँ। क्योंकि मान लीजिए हमारे पास ओमेगा है 5t, तो देखो ओमेगा तो वेरी कर रहा है टाइम के हिसाब से, लेकिन जब इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो भाई 5 आ जाएगा, यानी अल्फा कांस्टेंट आ जाएगा। तो कहने का मतलब जब डिफरेंशिएशन वाली चीज़ यहाँ पे लिखी रहती है ना, तब आप ऐसा नहीं कर सकते कि इन दोनों को आप डायरेक्टली प्रोपोर्शन में बोलो कि ये बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, है ना। तो डिफरेंशिएशन के थ्रू इसका सॉल्यूशन होता है कुल मिला के, ठीक है। तो अब इस रिलेशन से हमें इतना तो पता लग गया कि क्योंकि अल्फा वेरी कर रहा है, अल्फा में चेंज हो रहा है, सॉरी क्या बोल रहा हूँ मैं, अल्फा में चेंज नहीं ओमेगा में। इतना तो हमें इस रिलेशन से पता लगा कि ओमेगा अगर हमारे पास चेंज कर रहा है तो वहाँ पर अल्फा होगा। अब अल्फा कांस्टेंट होगा या कांस्टेंट नहीं होगा वो बात की बात है, डिफरेंशिएशन से पता लगेगा। लेकिन हाँ ये है कि ये वाला फॉर्मूला वैलिड वैलिड होगा, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये सब बातें हमने समझ ली। अब जो रिलेशन की बातें हम कर रहे थे उसको हम प्रूव करते हैं, ठीक है। कौन सा रिलेशन, रिलेशन बिटवीन v एंड ओमेगा। यहाँ से स्टार्ट करते हैं तो अपने आप हम कहाँ पर पहुँच जाएंगे, यहाँ पर पहुँच जाएंगे। देखो AT और अल्फा पर पहुँच जाएंगे आराम से। कब पहुँचेंगे, जब हम अपना रिलेशन यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। v और ओमेगा का रिलेशन हमको क्या पता है, v बराबर ओमेगा क्रॉस r, ठीक है। डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो विद रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएशन करके आपको क्या मिलेगा, dv अपॉन dt बराबर d अपॉन dt ओमेगा क्रॉस r,
ठीक है, आपको पता है यहाँ पर क्या लग रहा है? डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल लग रहा है, और डिफरेंशिएशन का प्रोडक्ट रूल आपको पता है किस किस तरीके से करते हैं। इसका प्रोडक्ट रूल हम ऐसे करते हैं, देखो, जब भी बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है और डिफरेंशिएशन हो रहा है तो हम किस तरीके से करते हैं, सबसे पहले पहले वाले को हम ऐसे ही लिखे रहने देते हैं, लिखे रहने दिया, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, ठीक है, फिर प्लस लगाते हैं, फिर दूसरे वाले को ऐसे ही लिखे रहने देते हैं और पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर देते हैं। ठीक है, ये एक रूल होता है जो कि डिफरेंशिएशन का रूल होता है। ठीक है, अब एक बात बताओ, आर यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है। ये बात आपको पता लग चुकी है कि आर यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट है। और जब आर कांस्टेंट है तो भाई कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना होता है? 0। कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन कितना होगा? 0 होगा। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी चीज़ कितनी हो गई? ये पूरी की पूरी चीज़ 0 हो गई। ठीक है, तो आगे देखते हैं क्या बचा। डी वी अपॉन डी टी बराबर आर डी ओमेगा अपॉन डी टी। डी वी अपॉन डी टी क्या होता है? वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। बताओ, डी वी अपॉन डी टी हमने सेकंड चैप्टर में पढ़ा हुआ है, ये होता है एक्सेलरेशन। ठीक है, अभी वेलोसिटी कौन सी थी? ये वेलोसिटी भाई टेंजेंशियल वेलोसिटी थी। मैं यहाँ पर वी टी बार बार नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप समझ के चलना, वी से हम टेंजेंशियल वेलोसिटी को ही रिप्रेजेंट करते हैं, तो एक्सेलरेशन भी कौन सा होगा? ये एटी होगा, आर डी ओमेगा अपॉन डी टी। यार एक बात बताओ, ये ओमेगा अपॉन टी क्या होता है? डी ओमेगा अपॉन डी टी अल्फा होता है, मैं आपको बता चुका हूँ ऑलरेडी। ठीक है, तो क्या आ गया? ए टी बराबर अल्फा आर। अच्छा, भले ही हमारे पास ये आया है, लेकिन ध्यान रखना ये रॉन्ग ऑर्डर है, ये हमारे पास क्या रॉन्ग ऑर्डर है। ठीक है, तो आर अल्फा आप नहीं लिखोगे, जब भी आपको लिखना होगा तो आप क्या लिखोगे? आप इस तरीके से लिखोगे, अगर ये वेक्टर है तो ये वेक्टर है और ये वेक्टर है और बीच में लगा है क्रॉस प्रोडक्ट। मैं इसको दोबारा से लिख देता हूँ आपके लिए, मैं आपको दोबारा से लिख देता हूँ, ध्यान रखना कि अगर हम बात करें, नए पेज पे लिख लेता हूँ, अगर हम बात करें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की तो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा अल्फा क्रॉस आर, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूं मैग्नीट्यूड की, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन के मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं मैं, तो उसका मैग्नीट्यूड आप अल्फा आर लिखो या फिर आर अल्फा लिखो, बात एक ही है। ठीक है, बात जरा समझो, ये हम मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। और ये हम क्या कर रहे हैं? ये वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी में आपको पता है अगर क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो हमें उसके ऑर्डर का ध्यान रखना पड़ता है, जो ऑर्डर जैसा होना चाहिए वैसा ही होना चाहिए। ठीक है, तो अल्फा क्रॉस आर होता है, आर क्रॉस अल्फा नहीं होता। ठीक है, ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट भी पूरा हो गया। अब जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो हम अगली वीडियो में कवर करेंगे, और अगला वाला जो कंसेप्ट है वो है सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। ठीक है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन से शुरुआत करेंगे।